शशि कपूर साहब के साथ मेरी एक थोड़ी सी टिफ भी हो गई थी एक बात को लेकर। वो प्रोड्यूसर थे शायद। वो प्रोड्यूसर थे और एक्टर भी। शशि कपूर ने क्या? अरे शशि कपूर साहब के साथ हुए, लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे इन 42 सालों में जो फाइनेस्ट प्रोड्यूसर मिले हैं उनमें से पहला नाम शशि कपूर का है। अब तो सब पैसा देंगे, ये तो नीरज जी बैठे हुए तो ये तो करके पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन जब आप कुछ नहीं हैं, आप एक छोटा सा रोल कर रहे हैं, तब आपका प्रोड्यूसर आपको सही टाइम के ऊपर अच्छा पैसा इज्जत के साथ दे। इसलिए शशि कपूर साहब मेरे लिए बहुत पूजनीय रहेंगे इस बात के लिए। 2-3-4 प्रोड्यूसर मिले जो बहुत कमाल के प्रोड्यूसर, नंबर 1 नाम लेके मेरा शशि कपूर का। और जब मैंने सरदार में गांधी का रोल किया था, आप ताज्जुब करेंगे, ऑफिशियली मुझे ट्रिपल पेमेंट मिला था। मुझसे कहा गया कि एक्सेस में फंड्स पड़े हुए हैं, ट्रिपल पेमेंट ले लो। बहुत आभारी हूँ कि केतन मेहता ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी, और पहली बार केतन मेहता के साथ एक शराबी का रोल किया था, और दूसरी बार जब काम किया सरदार में मोहनदास करमचंद गांधी का रोल किया। टिफ किस बात पे थी? टिफ वो क्या था कि वहाँ भरतपुर के एक टूरिस्ट लॉज में हम लोग पत्ते खेल रहे थे, रमी खेल रहे थे कुछ क्या उसमें, और मेरे ही कमरे में बैठे हुए थे। तो यूसुफ मेहता भी थे, अनुपम खेर भी थे, और शेखर सुमन भी था, स्वर्गीय सतीश कौशिक भी थे, 5-7 लोग बैठे हुए थे। कौन सी फिल्म के दौरान? उत्सव के दौरान। अच्छा। और बाकी तो सब अंदर की लॉज में ठहरे हुए थे, जो बड़े बड़े स्टार जो थे। तो कहने लगे यार चाय वाय मंगा यार। अब चाय वाय के लिए ऑर्डर दे दिया मैंने, कह ले पनीर के पकौड़े भी मंगाए, पनीर के पकौड़े भी साइन कर दिया। तो वो वेटर ने कहा साइन नहीं करना, कैश दीजिए आप। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है यार, आर्ग्यू अब वो उस वेटर से मैं क्या आर्ग्यू करूं। मैंने निकाल के पैसे दे दिए, जो भी कुछ हुआ था। फिर मैंने प्रोडक्शन वाले एक बंगाली दादा से उनसे कहा, मैंने कहा दादा फिर ऐसा है कि अगली बार अपना टिकट भी खुद ही लेके आएंगे। आपको जो कुछ कहना था मुझसे कह देते, वो वेटर आके हमसे बोल रहा है कि नहीं कैश निकाल के दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये हमें बोल देते, ये वेटर कहीं रहेगा चला जाएगा, आप याद भी नहीं रहे, हम तो आपके साथ ही हैं। वो बंगाली दादा प्रोडक्शन वाले थे, उन्होंने जाके शशि कपूर से कह दिया। शशि कपूर को जब पता पड़ी तो शशि कपूर ने गोविंद निहलानी से कहा आज मेरे एक्टर, जब उन्होंने मुझे कन्फ्रंट किया क्या आपने ऐसा कहा, तो मैंने कहा आपने बदतमीज़ी की। मैंने कहा सर जिसे हो सकता है आप बदतमीज़ी कह रहे हैं वो सही बात भी हो। कह लेंगे आप चुप हैं। उन्होंने एक्सप्लेनेशन पूछा। मैंने कहा सर बड़े आदमी के सामने कुछ बोलने से पहले कुछ तो सोचूं कि क्या लॉजिक दूं। इसके ऊपर बहुत नाराज़ हो गए उन्होंने। गोविंद निहलानी ने मुझसे कहा कि शशि को तुमने नाराज़ कर दिया, वो बहुत ही इरिटेट था। आज एक छोटे से एक्टर ने मेरे से ज़बान दराजी की। मैंने कहा गोविंद जी आप कह दीजिए कि ज़बान दराजी नहीं की, मैं अपनी सफाई दे रहा था। उसके बाद जब बेंगलोर के अंदर शूटिंग हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ सर। तो कहने आओ मेरे कमरे में आओ। तो उनके स्वीट में पहुँच गया मैं। तो कहने लगे कि ये टिकट है, संजना के टिकट पर ही चले जाओ। ज़माना अलग था कि किसी के टिकट पर भी जाया जा सकता है। उनकी बेटी संजना, हाँ उनके टिकट के ऊपर आ गया। तो ये टिकट पे चले जाओ। और अंदर गए और मुझे एक पैकेट में 7,000 रुपये दिए। मैं बिलीव नहीं कर पाया। मैंने पैर छुए और मैं इमोशनल हो गया। मैंने कहा सर अब जब इतना आपने कर्म किया है तो मैं अपनी सफाई में कुछ बोल दूं। तो मैंने यही लॉजिक दिया। मैंने सर एक बात सुनो, आप क्या भरतपुर लॉज के उस वेटर को जानते हो क्या? तो कह ले नहीं। मैंने कहा आप तो मुझे जानते हो। मुझसे कह देते सर, अगर आप मुझसे कह देते मैं ठेले वाले के पास जाके मेहनत मजदूरी करके आपका 4 आने भी खर्च नहीं करता। हम वो लोग हैं। लेकिन आपके प्रोडक्शन वाले ने उसके साथ कन्फाइड करना बेहतर समझा, हमारे साथ नहीं समझा। मेरी खुददारी इसी में। उसके बाद तो शशि फिर कुछ प्रॉब्लम। कपूर एंड कपूर वही बात हो गई ना। नहीं, वो तो बड़े आदमी थे और बहुत खूबसूरत आदमी, बहुत खूबसूरत आदमी थे। अनुज जी जिस सच्चाई से आप बोलते हो, हमेशा मैंने सुना है आप इंटरव्यू में बोलते हो कि टीवी नहीं देखता, फिल्म नहीं देखता। कभी किसी ने पूछा नहीं इसका रीज़न कुछ बता सकते हैं क्यों आप ऐसा करते? कि आप इंडस्ट्री से नाराज भी रहते हैं कि मेरा ड्यू नहीं मिला, ऐसा नहीं ऐसा। अरे मेरे को कितना ड्यू मिला या नहीं मिला वो अलग बात है। मैं इंडस्ट्री से क्यों नाराज क्या हूँ? वो टीवी ना देखने का या अपनी फिल्म अगर नाराज हूं तो अगर हूं भी नाराज तो इस पूरे अपने देश के समाज से नाराज हूं। इंडस्ट्री उसका एक पार्ट है।
आप समझने की कोशिश कीजिए, आपका देश जो है एक भ्रष्ट, आडंबरी, पूरी तरह से प्रिटेंशियस और हिपोक्रेट और करप्ट समाज है। उसके बाय प्रोडक्ट है, उसके उस भ्रष्ट और करप्ट समाज के बाय प्रोडक्ट आपके नेता भी हैं, आपके अभिनेता भी हैं। आप बताइए कोई एक फील्ड इस कंट्री में 1% या 1.5% या 2% लोग ही ईमानदार हैं, और वो उनकी कदर जो है, जो 98% है, वो उनको जूतों के ऊपर रखते हैं। ये कंट्री ईमानदार और समर्पित लोगों के लिए नहीं है, और है तो 2% लोग हैं। जब विकी डोनर आई थी, वो सब्जेक्ट भी ऐसा था, वो अश्लील भी हो सकता था। जिस तरह का वो सब्जेक्ट था, उस दौर में इस तरह की फिल्में नहीं आती थी। कैसे आपने उस फिल्म के लिए हाँ की और कैसे डील किया उसको? देखिए जी, एक तो हाँ और ना, तो वो बड़े बड़े जो स्टार होते हैं ना, जो अमिताभ बच्चन, सलमान खान और फलाने और अक्षय कुमार, ये लोग हाँ और ना की स्थिति में होते हैं। हम बेगर्स कांट बी चूजर्स, हमें तो जो मिल गया अच्छा है, ठीक ठाक है, पैसा ठीक ठाक है, रोल इतना अच्छा है। लेकिन ये जो हमारी इंडस्ट्री है, इसमें अभी भी 98% सब्जेक्ट जो है वो चोरी का माल है, और चोरी के माल को हिंदुस्तानी इंस्पायर्ड होके कहते हैं। क्या इंस्पायर्ड है? ऑल दैट बुलशिट एंड क्रैप। 2% जो ओरिजिनल है, उनमें बहुत कम फिल्में हैं, और जो ओरिजिनल है उनमें से मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के अंदर मैं भी पार्ट था, डायरेक्टेड बाय शुजीत सरकार, रिटन बाय जूही चतुर्वेदी एंड शुजीत सरकार। वंडरफुल सब्जेक्ट है, ओरिजिनल, चोखा, मौलिक सब्जेक्ट है। ये बहुत कम आपको मौलिक सब्जेक्ट मिलेंगे। जहां आप टेलीविजन के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो मौलिक क्या है? रामायण था, अपना है। महाभारत था, अपना है। तमस है, अपना है। बुनियाद है, अपना है। अंताक्षरी है, अपना है। बाकी तो सब चोरी का माल। 10 में से 9 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। ये चक्कर है। अंताक्षरी में मजा आया जब आप कर रहे थे? अरे अंताक्षरी में तो मुझे 750 या 1000 रुपया कमरे के भाड़े से थोड़ा सा एक 1 बेडरूम हॉल में पहुंचा दिया, और संगीत था, और स्क्रिप्ट तो कुछ होती नहीं थी। जो मैं बोलता था जिम्मेदारी के साथ बोलता था, और जनता के साथ कनेक्ट, वही मेरा नाटक नौटंकी काम आ गया। वहां तो क्या होता है ना कि जनता बैठी हुई है, जनता को आपने कन्विंस कर दिया कि आप राजा हरिश्चंद्र का हैं, वो आपके साथ है। आप हरिश्चंद्र बन के स्मशान के अंदर गाना गा रहे हैं। मैं तो कहूंगा पूरे रघुकुल के अंदर हरिश्चंद्र से जैसा आदमी कोई हुआ नहीं है। अगर भारतवासियों को सचमुच कुछ सीखना है तो आप सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र से सीखिए। मैं सच आपको बोल रहा हूं। और ये जो आपके पॉलिटिशियन अगर आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, वो कोई भी हो, आपके प्रधानमंत्री हो, संतरी हो, मंत्री हो, अगर सचमुच भारत को अगर अपनी दृढ़ता कायम रखनी है तो उसको बेकार की चीजें छोड़ के, मैं जबकि एथेइस्ट हूं फिर भी बोल रहा हूं आपको, जो कुछ सीखा जा सकता है श्रीमद् भागवत गीता से सीखा जा सकता है। बहुत कमाल की किताब है, बहुत कमाल की किताब है। एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष व्यक्ति ने विशेष बात कही थी, इसका ध्यान रखें। उसमें जब आप मंथन करते हैं और चर्निंग करते हैं, जो मंथन करने के बाद जो अमृत निकलता है, उसकी बूंदें आपको चखनी हैं, और उसी बूंदों को चख के, अभी भी उन्होंने पूछा था, हर तरफ से यह देश शत्रुओं से घिरा हुआ है, हम किसी के ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकते। वी कांट अफोर्ड टू ट्रस्ट एनीवन। सबने हमें धोखा दिया है, और शायद धोखा इसलिए दिया है कि हम बहुत गलिबल हैं, हम बहुत सॉफ्ट हैं। नहीं, अब हमें सॉफ्ट नहीं होना है। वो सब ठीक है कि ये गाल बाल में कुछ नहीं, तुमने गाल पे हाथ मारने को उठा, मैं वध कर दूंगा तुम्हारा। ये सीखना है आपको। कृष्ण ने अपनी सहनशीलता का, अपने धैर्य का, अपने पेशेंस का परिचय दिया। शिशुपाल से कहा कि 99 बार तक तो ठीक है, 100वीं बार तो वध करना पड़ेगा। वध आवश्यक हो गया है, वध आवश्यक हो गया है, वध करना बहुत आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं, वी कांट अफोर्ड टू ट्रस्ट एनीवन। ये देश हमारा देश है। हम भाषा के नाम पर, अंचल के नाम पर, धर्म के नाम पर एक नहीं हो पा रहा है, लेकिन कम से कम अपने देश और अपने तिरंगे के नाम पर तो एक हो सकते हैं। वो कहेंगे केसरिया, वो कहेंगे भगवा, कोई कहेगा सफेद, कोई कहेगा हरा। आप अपनी नजर तिरंगे पे रखना, क्योंकि तिरंगा ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी आन है, शान है, और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा यू आर नथिंग।
You are just nothing. Nothing in front of America, nothing in front of European countries, nothing in front of China. We have to prove our worth. इस देश के लिए मरने वालों की कमी नहीं रही, और हमने मरने वालों को क्या आदर दिया? 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, तो अब वही वाली बात आ गई, देशभक्ति जागने लगती है हिंदुस्तानियों की। क्रिकेट के मैदान में झंडा फहराते हुए देशभक्ति जागने लगती है। अब यही बात जब बोली तो अमिताभ बच्चन ने कमेंट मार दिया। मैंने कहा देशभक्ति जो है वो कोई परफ्यूम नहीं है जिसे आपने स्पेशल ओकेजन, अब देखिए ना, आपके सामने आया हूं, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, ये छोटा मोटा तो मैं परफ्यूम छिड़क के आया हूं ना, परफ्यूम छिड़क के, अच्छे कपड़े पहन के आया। ये देशभक्ति वैसा नहीं है कि किसी फंक्शन में जाना हो, शादी में जाना हो, बड़े लोगों के, आप जैसे बड़े लोगों के सामने हो तो परफ्यूम अच्छा छिड़क के आना। देशभक्ति आपकी शरीर की धमनियों में 24 घंटे बहने वाली रक्त की धारा है। वो जिस दिन वो धारा आपके शरीर में नहीं बहनी या धारा बहनी बंद हो जाती है तो इसका एक ही अर्थ है कि आपके देश में तो खून है लेकिन आपके खून में देश नहीं है। बस ये बात उन्होंने बड़े मतलब तंजिया वे में आके कही थी। उनकी पत्नी मेरी तारीफ कर रही थी, वो तंजिया वे में, उनको समझ में नहीं आई असल में बात। और सब लोगों को बोलना चाहता हूं, तुम्हारी देशभक्ति अगर टाइम और ओकेजन के ऊपर मुनस्सिर करती है तो वो तुम्हारी देशभक्ति नहीं है। तुम सिर्फ पार्टी करना जानते हो, डांस करना जानते हो, एंटरटेनमेंट करना जानते हो। जब तक तुम्हारे अंदर अपने मातृभूमि के प्रति समर्पण और भक्ति नहीं आएगी तब तक नहीं कुछ हो सकता, नहीं आ सकता। सीखना है इजराइल से सीखो, इवन लर्न फ्रॉम अमेरिकन्स। माई वाइफ इज एन अमेरिकन। मेरे घर के अंदर तीनों बच्चे मेरे बेटे मेरे अमेरिकन है, मेरी वाइफ अमेरिकन, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस कंट्री। हाउ डू दे डील विद दिस patriotism, this nationalism? No, I don't impose on them. I don't impose on them. Only when they are traveling with me, I have to apply for. I'm still waiting for. I have never ever applied for a green card or USA citizenship. अब अभी भी इंडियन पासपोर्ट पे हैं। मैं सारी जिंदगी भर मर जाऊंगा लेकिन कभी पासपोर्ट नहीं लूंगा, किसी कंट्री का नहीं लूंगा। ये कंट्री मुझे नाली खड्डे में फेंक दे, ये मुझे गोली मार दे, मुझे कुछ नहीं दे, लेकिन मेरी मजबूरी है। बड़ा लॉयल्टी टाइप का स्पर्म हूं। समझे आप? ये आप मेरे को ऐसी बातें करके इमोशनल मत करो आप मेरे को। चार दशक हो गए आपको मनोज जी। आज पब्लिसिटी के लिए आप वो भी एक शेर सुनाते, कोई पब्लिसिटी का कुछ करते नहीं आप अपने लिए। आप आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई 2 फिल्में करते हैं तो इतना पब्लिसिटी करते हैं, उसके ऊपर भी आपके पास कुछ लाइनें हैं, मैंने सुना आप। नहीं, वो तो क्या हुआ कि अब तो मेरा जो अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आपने हमारे 12 पे जो अरे भाई आप एक बात सुनो, फिर मैंने उसको लेटर भी लिखा। मेरा जो भी कुछ सोशल मीडिया है वो हमारी दिल्ली में ही रहती हैं, वो उनका नाम है प्रीति शर्मा, मेरी मैनेजर भी हैं, और प्रीति शर्मा ही सोशल मीडिया हैंडल करती हैं। वो बता दें सर ये एक पोस्ट कर दो, मैंने कहा, और वो शायद इस पृथ्वी के ऊपर शायद वो कह सकती कि वो मुझे पीरो मुर्शिद मानती है। अब आप क्या कर लोगे? मुझे इस दुनिया में 2 लोग हैं जो पीरो मुर्शिद मानते हैं कि भाई ये मेरे गुरु, ये गुरु हैं। तो मैं सवेरे जब मॉर्निंग वॉक करता हूं तो प्रीति शर्मा को फ़ोन करता हूं और अचानक फिर रिकॉर्ड ऑन करो, इल्हाम आ रहा है इस्लाम के बारे में कुछ बोलने का, क्रिश्चियनिटी के बारे में बोले, और वो जो प्रीति के पास जो बोला गया है वो अगर आपके तथाकथित होली मैन अगर बोल देंगे ना तो पता नहीं उनकी कितने अरब डॉलर की इनकम हो जाएगी। नहीं, बट वो भी आपने रिसेंटली शुरू किया है, बहुत लंबा नहीं है। नहीं, आपने तो देखा है कमाल का। 2 साल से जो भी नहीं। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू है, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।